गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियो में हमने समास के बारे में अध्ययन किया जिसमें अव्ययीभाव समास था। आज हम अपना अगला समास शुरू करेंगे, कर्मधारय समास। देखिए बेटा, इससे अगला जो समास हमारा कर्मधारय समास, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो हम पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। तो हम यहाँ इसकी विशेषता में लिख सकते हैं कि इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। इस समास की चार स्थितियां प्राप्त होती हैं। इस समास की चार स्थितियां प्राप्त होती हैं हमें, जिनमें पहली स्थिति होती है हमारी विशेषण एवं विशेषण। दूसरी हमारी जो स्थिति प्राप्त होती है हमें, वो होती है उपमान एवं उपमेय। तीसरी हमारी जो स्थिति प्राप्त होती है वो होती है रूपक अलंकार। और इस समास की जो चौथी स्थिति होती है वो होती है कु एवं शु उपसर्ग का। यानी कर्मधारय समास की यदि हम बात करें तो इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। क्योंकि मैंने ये कहा था कि समास की चर्चा करते हुए हमारे मस्तिष्क में विचार आना चाहिए, हमारे मन में विचार आना चाहिए कि समास के दो पद होते हैं, पहला पद और द्वितीय पद। पहला पद प्रधान समास अव्ययीभाव हमने पढ़ा। कर्मधारय समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। और इस समास की मुख्यतः हमें चार स्थितियां प्राप्त होती हैं। एक होती है विशेषण और विशेष्य वाली, एक होती है उपमान और उपमेय वाली, एक होती है रूपक अलंकार और परिस्थिति, और एक होती है तु और सु उपसर्ग का प्रयोग। यदि इन चारों परिस्थितियों में हमें कोई भी स्थिति दिखाई दे तो वहां हमें ये मानना चाहिए कि ऐसे पदों में हमेशा के लिए कर्मधारय समास ही माना जाता है। विशेषण और विशेष्य वाली परिस्थिति हम देखें तो इसका हम उदाहरण देखते हैं, काली मिर्च, नील गगन। उपमेय और उपमान वाली परिस्थिति हम देखें तो हम यह लिख सकते हैं चंद्रमुखी। रूपक अलंकार का यदि हम कोई उदाहरण देखें तो हम यह लिख सकते हैं विद्याधन, ज्ञानोक्ति। और कु और उपसर्ग का यदि हम प्रयोग करें तो हम लिख सकते हैं कुकुट, कुमार, शुकुट। यानी ये जो शब्द है, ये जो पद है, इनमें कर्मधारय समास ही होता है। क्योंकि यहाँ काली मिर्च, नील गगन जो पद है हमारे सामने, ये विशेषण और विशेष्य वाली परिस्थिति को इंगित करता है। उपमान और उपमेय वाली जो परिस्थिति है, इसका उदाहरण हमने देखा चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। और रूपक अलंकार जो होता है ये होता है विद्याधन, ज्ञानोक्ति। विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन, ज्ञानोक्ति। इसका हो जाएगा ज्ञान रूपी औषधि। तो देखिए, इस समास की चार स्थितियां प्राप्त होती हैं, विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय, रूपक अलंकार, कु और सु उपसर्ग का प्रयोग। अगली इसमें में देखते हैं कि इस समास के पदों का, इस समास के
पदों का समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में और अथवा या रूपी शब्द, जो पदों के बीच में जो अथवा रूपी शब्द लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता। जैसा कि हमने देखा, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, इसका समास विग्रह हो जाएगा काली है जो मिर्च। नील गगन, नीला है जो गगन। अब देखिए, यहां महत्वपूर्ण बात यह है, हमें यह समझना होगा कि ये जो चार स्थितियां होती हैं, विशेषण और विशेषण, उपमान और उपमेय वाली, रूपक अलंकार की और उपसर्ग का प्रयोग, इन स्थितियों के बारे में यदि हम देखें तो देखिए, सबसे पहले जो स्थिति आती है वो आती है विशेषण और विशेषण। देखिए, हमें पता है कि विशेषण जो होता है वो विकारी शब्दों के अंतर्गत आता है, और इसकी यदि हम बात करें तो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब देखिए, हमारे सामने पहली स्थिति आती है कर्मधारय समास में, विशेषण और विशेषण की परिस्थिति। और विशेषण और विशेषण की जो परिस्थिति होती है वो यदि हमें किन्हीं भी पदों में दिखाई देती है तो वहां हमेशा हमेशा के लिए कर्मधारय समास ही माना जाता है। अब देखिए, हमें पता है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, और विशेषण शब्दों की जो विशेषता बताए उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। तो जहां कहीं भी हमें विशेषण और विशेष्य का बोध हो वहां हमेशा हमेशा के लिए कर्मधारय समास ही माना जाता है। देखिए, हम उदाहरण के द्वारा यदि बात करें तो हमने लिखा है नील गगन। हमें पता है गगन आकाश, और आकाश की विशेषता हमने क्या बताई, नील, अर्थात गगन कैसा है, नीला है। तो यहाँ नीला विशेषता होगी, और ये विशेषता किसकी बताई जा रही है, ये गगन की विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषता बताने वाला शब्द यहाँ नील है, और ये नील शब्द जो है वो कहलाएगा बेटा विशेषण। और ये विशेषता किसकी बताई जा रही है, ये गगन की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए गगन हो गया विशेष्य। दूसरा उदाहरण देखते हैं, काली मिर्च। तो काली शब्द जो है वो विशेषता बता रहा है, किसकी, मिर्च की, इसलिए मिर्च शब्द जो हुआ वो हुआ विशेष्य, और काली शब्द जो हुआ वो हुआ विशेषण। हमने इसी संदर्भ में एक शब्द और देखते हैं, महात्मा। यहां भी दो शब्द हैं, महान और दूसरा है आत्मा। आत्मा की विशेषता बताई जा रही है, कैसी, महान। तो महान शब्द हुआ विशेषण,
और आत्मा हुआ विशेषण। तो पहली स्थिति हमारी आती है विशेषण और विशेष्य की स्थिति, और जहां कहीं भी हमें विशेषण और विशेष्य की स्थिति दिखे या दिखाई दे तो वहां हमेशा हमेशा के लिए समास होता है हमारा कर्मधारय समास। तो हमने पहली स्थिति के बारे में अध्ययन किया कि विशेषण और विशेष्य वाली जो परिस्थिति होती है वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आती है। महात्मा, महान है जो आत्मा, नील गाय, गगन की विशेषता है नील, मिर्च की विशेषता है काली। तो ये शब्द है विशेषण और ये विशेष्य, ये शब्द विशेषण और ये विशेष्य, और जहां कहीं भी हमें विशेषण और विशेष्य वाली परिस्थिति दिखाई दे वहां हमेशा हमेशा के लिए समास होता है हमारा कर्मधारय समास। इसके बाद में हम बात करते हैं उपमान और उपमेय की। देखिए बेटा, उपमान और उपमेय की यदि हम बात करें तो उपमान और उपमेय हमेशा तुलना में प्रयुक्त होता है। आपने देखा होगा जब कभी अलंकार पढ़े तो उसमें हमारे अलंकार होते हैं उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। वहां तीनों समासों में ये तीनों अलंकारों में काम में लिए जाते हैं उपमान और उपमेय। इन दोनों की यदि हम बात करें तो देखिए इन दोनों को समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। चंद्रमा शांत, कांतिमय, मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। अब देखिए ये हमने काव्य पंक्ति लिखी है, चंद्रमा शाकांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। इस बात को हम समझने के लिए कि उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। देखिए उपमान और उपमेय हमेशा एक होता है उपमान और एक होता है उपमेय। इसमें एक होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, और एक होता है जिसके साथ तुलना की। हमेशा प्रसिद्ध की तुलना अप्रसिद्ध के साथ की जाती है। हमने ये देखा है कि चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, यानी मुख की जो तुलना है वो हमने की है चंद्रमा के साथ। और इसमें हमने ये देखा है कि एक होता है उपमान और एक होता है उपमेय। यहां हमने देखा है एक होता है उपमान और एक होता है उपमेय। तो उपमान जो होता है वो यहाँ हुआ चंद्रमा, क्योंकि हमने चंद्रमा के साथ तुलना की है, और उपमेय वो हुआ जिसकी हमने तुलना की है वो हुआ मुख, क्योंकि हमने यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की है। और यही होता है उपमान और उपमेय में, क्योंकि एक में तुलना की जाती है और एक में किसी वस्तु के साथ तुलना की जाती है। तो उपमान होता है जिसके साथ तुलना की जाए, तो ये हो गया आपका उपमान, जिसके साथ तुलना की जाए। क्योंकि हम यहाँ तुलना किसके साथ कर रहे हैं? चंद्रमा के साथ कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? चंद्रमा के साथ तुलना कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? मुख की कर रहे हैं। तो मुख हुआ यहाँ उपमेय। तो उपमान और उपमेय वाली जहां स्थितियां होती हैं वहां हमेशा हमेशा के लिए कर्मधारय समास होता है, क्योंकि उपमान में तुलना की जाती है, उपमेय में साथ तुलना होती है। तो उपमान होता है जिसके साथ तुलना की जाए और उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। और हमने यहाँ तुलना किसकी की है? मुख की है। उपमान चंद्रमा, उपमेय मुख। उपमान जिसके साथ तुलना की जाए, यानी जिसके साथ तुलना की जाए वो कहलाता है आपका उपमान, और जिसकी तुलना की जाए वो कहलाता है आपका उपमेय। तो जहां कहीं भी हमें उपमान और उपमेय का संबंध दिखाई दे वहां हमेशा हमेशा के लिए बेटा समास होता है हमारा कर्मधारय समास। और हमने इसका उदाहरण ये देखा था, जैसे हमने लिखा है चंद्रमुखी, हमने लिखा चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो ऐसी परिस्थिति में हमें जो भी पद दिखाई देता है वहां भी हमेशा हमेशा के लिए कर्मधारय समास ही माना जाता है। तो इस समास की जो चार स्थितियां होती हैं उनमें पहली स्थिति होती है विशेषण और विशेषण, दूसरी परिस्थिति होती है उपमान और उपमेय, और तीसरी जो हमारी परिस्थिति होगी वो होती है बेटा
रूपक अलंकार की। इसमें क्या होता है, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। जहां उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप वहां हमेशा हमेशा के लिए रूपक अलंकार होता है। और रूपक अलंकार संबंधी जो पद होते हैं उनमें भी लगभग अव्ययी क्रमधारीय समास ही माना जाता है। देखिए हमने यह लिखा है विद्याधन, तो ये क्या हुआ, रूपक अलंकार युक्त पद है, क्योंकि विद्याधन विद्या रूपी धन। और ऐसे जो पद होते हैं उनमें भी हमेशा हमेशा के लिए कर्मधारय समास ही होता है। तो यहाँ कर्मधारय समास के हमारे सामने जो स्थितियां होती है, परिस्थितियां होती हैं, वो 4 होती हैं। नंबर 1 होता है विशेषण और विशेषी की परिस्थिति। नंबर 2 होता है उपमान और उपमेय की परिस्थिति। नंबर 3 जो अभी हमने देखी है वो होती है अलंकार, रूपक अलंकार की स्थिति। और ऐसी परिस्थिति में हमेशा हमेशा के लिए कर्मधारय समास होता है। चौथी स्थिति जो होती है इस समास की वो ये होती है, कहीं भी यदि हम कु और सु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कु और सु उपसर्ग का प्रयोग करने से उस पद में स्वतः ही विशेषण और विशेषी वाली परिस्थिति आ जाती है। क्योंकि कु और सु उपसर्ग का प्रयोग विशेषण और विशेषी के रूप में हो जाता है, और जहां विशेषण और विशेषी के रूप में कोई भी पद आता है तो वहां तो कर्मधारय समास होता ही है। अब यह बात करेंगे कु और सु उपसर्ग की, क्योंकि यदि हम किसी भी पद में कु और सु उपसर्ग लगाते हैं तो देखिए हमने लिखा कुमार्ग, तो यहां स्वतः ही कु उपसर्ग लगाने से विशेषण और विशेषी वाली परिस्थिति बन गई। क्यों? क्योंकि मार्ग और कु उपसर्ग लगा दिया कुमार्ग, तो मार्ग की विशेषता क्या होगी, कु हो गया, बुरा मार्ग हो गया, कुष्ठ मार्ग हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कुष्ठ है जो मार्ग। अब यहां देखिए मार्ग शब्द की विशेषता बताई गई है कि मार्ग कैसा है, कुष्ठ है, तो ये शब्द हो गया आपका विशेषण और ये शब्द हो गया आपका विशेषण। ऐसा ही हम एक और देखते हैं, हमने लिखा सुपुत्री। अब देखिए पुत्र की विशेषता हो गई सु, क्योंकि यहां भी विशेषण और विशेषी वाली परिस्थिति बन गई, और जहां विशेषण और विशेषी वाली परिस्थिति होती है वहां हम जानते हैं कि समास होता है कर्मधारय। तो यहां भी सुष्ट है जो तो ये था आपका कर्मधारय समास। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। इस समास की 4 स्थितियां होती हैं। नंबर 1 होता है विशेषण और विशेषी की परिस्थिति। नंबर 2 होता है उपमान और उपमेय की परिस्थिति। नंबर 3 होती है रूपक अलंकार की परिस्थिति। और कु और सु उपसर्ग का जहां प्रयोग होता है वहां पर भी हमेशा हमेशा के लिए कर्मधारय समास ही माना जाता है। हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए एक तरफ हम लिखते हैं समास और यहां हम करते हैं इनका समास विग्रह। देखिए हमने लिखा है नील का, समास विग्रह करते हैं नीली है जो का, विशेषण और विशेषी की परिस्थिति। हमने लिखा नील गगन। दूसरी हो जाएगा नीला है जो गगन। हरी मिर्च हरी है जो पुत्र पुष्ट है जो
सुमार्ग, सुस्त है जो, इसके बाद में हम देखते हैं विद्याधन, विद्यारूपी, ज्ञानोस्ती, ज्ञान रूपी, और इसके बाद में हम देखते हैं महात्मा, महान है जो। हाँ, तो ये है हमारे क्रमधारय समास के उदाहरण। इस पदों का समास वगैरह करते समय दोनों पदों के बीच में जो अथवा रूपी शब्द प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद में हम अपना अगला समास पढ़ते हैं, द्विगु समास। देखिए, ये भी एक छोटा सा समास है, द्विगु समास। हमने पहले वाली वीडियो में देखा था कि परस्पर मिलने वाले जो पद होते हैं उनकी प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं, क्योंकि जो तत्पुरुष समास होता है उसका भी द्वितीय पद प्रधान होता है। तो यहाँ क्रमधारय समास और द्विगु समास उसके उपभेद है। द्विगु समास में भी दूसरा ही पद प्रधान होता है। तो सबसे पहले हम यह लिखेंगे कि इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। दूसरी इसकी जो विशेषता होती है वो ये होती है कि इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। यानी कि समास की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि इस समास का जो पहला पद होता है वह पहला पद संख्यावाची होता है। अर्थात संख्यावाची का मतलब होता है कि इसमें गिनती का बोध होता है। और जिस समास के पहले पद में गिनती का बोध हो वो पद हमेशा हमेशा के लिए द्विगु समास के अंतर्गत माना जाता है। इस समास के पदों का इस समास के पदों का समास विग्रह करते समय इस समास के पदों का समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच में दोनों पदों के अंत में समूह या समाहार शब्द लिख दिया जाता है। यानी इस समास की यदि हम बात करें तो द्विगु समास जो होता है उसका द्वितीय पद प्रधान होता है। इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, जो इस समास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इस समास के पदों का जब हम समास वगैरह करते हैं तो दोनों पदों के अंत में समूह या समाहार शब्द लिख दिया जाता है। यदि हम बात करें समास के कुछ उदाहरणों की तो देखिए, हमने लिखा त्रिभुजी। तो इस समास के 2 पद हुए, एक हुआ त्रि और एक हुआ भुजी। त्रि का मतलब होता है 3 और ये पहला पद हुआ इसका त्रि, प्रथम पद। भुज हुआ इसका सेकंड पद और त्रिभुज 3 भुजा। और इसका हम समास वगैरह कर देंगे 3 भुजाओं का समूह। पहला पद
संख्यावाची, तीन भुजाएं, तो यहाँ गिनती का बोध हो रहा है तीन, और तीन भुजाओं का समूह त्रिभुज कहलाता है। दूसरी हम देखें चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। इसके बाद में देखिए हम यदि लिखें इसके आगे तो देखिए षटकोण, छह कोणों का समूह। हम बात करें आगे शतक, 100 का, यानी इस समास की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो ये होती है कि इस समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, और जिस भी समास का पहला पद संख्या का बोध करवाए अर्थात गिनती का बोध करवाए, ऐसे पदों में हमेशा हमेशा के लिए द्विगु समास माना जाता है। त्रिभुज, पहला पद त्रि है, गिनती का बोध करवा रहा है, तीन भुजाओं का समूह है। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह है। यदि हम बात करें चौमासा, तो देखिए पहला पद चौ का मतलब होता है चार, मासा का मतलब होता है महीना, और 4 महीनों का समूह। इसी संदर्भ में हम बात करें चौराहा, 4 राहों का समूह। तो देखिए इस समास का द्वितीय पद जो होता है वो प्रधान होता है। इस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, अर्थात वो हमें गिनती का बोध करवाता है। इस समास के पदों का जब हम समास विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में दोनों पदों के अंत में समूह या समाहार शब्द लिख दिया जाता है। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह है। षटकोण, 6 कोणों का समूह है। शतक, 100 का समूह है। चौमासा, 4 महीनों का समूह है। चौराहा, 4 राहों का समूह है। इस प्रकार ये हमारे 2 समास कंप्लीट, जिसमें क्रमधारय समास और द्विगु समास। अगले वाले वीडियो में हम इससे संबंधित अगले 2 समास और पढ़ेंगे। धन्यवाद।